जय हिंद। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। तो आज बहुत ही आपको मजा आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, एकीकरण देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है और हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में जो है डिस्कस कर चुका है कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक लड़ाई जिसका नाम था, आप लोग जानते हैं वाटरलू की लड़ाई, उसमें जब नेपोलियन चले गए, मार दिए गए, तो आपको ध्यान है कि 1815 में ही मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने अपने ही राजधानी वियना में बुला करके जो भी राजा थे, छोटे बड़े जो भी राजा थे, उन सभी को बुला करके एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन को जो है वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और मेटरनिक ने उसी सम्मेलन में यह कहा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट अपने नियम को जो है स्थापित किए हैं, दैट मीन्स नेपोलियन के द्वारा जो भी नियम स्थापित किए गए हैं उसको हटा करके हम लोग यानी रूढ़िवादी नियम को फिर से लाएंगे। यानी नेपोलियन तो राजतंत्र को समाप्त कर दिए थे, तो ये लोग जो है कह रहे हैं कि फिर से हम जो है राजतंत्र को लाएंगे। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब 1815 के बाद जो है ऑस्ट्रिया फर्म में चल रहा है। मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक है वो फर्म में चल रहा है। अब यही आपको ध्यान देना है कि 1815 में अब फ्रांस का राजा कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। 1815 में वो चले गए, तो हुआ कि भाई फ्रांस के राजा किसको बनाया जाए? तो 1815 में ही वियना सम्मेलन में तय किया गया। वियना सम्मेलन का अगुवाई तो मेटरनिक कर रहा था। उन्होंने ही यानी मेटरनिक ने ही तय किया कि हम जो है बुर्बो वंश को जो है फिर से लाएंगे, राजतंत्र को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। और आपको मालूम है कि लुई 16वां के बाद जो है फ्रांस का हेड बना था नेपोलियन बोनापार्ट। तो हुआ कि बुर्बो वंश को ही लाया जाए 1815 में फिर से, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, चले गए। और जब बुर्बो वंश के लुई 17वें से जब कहा गया कि आप राजा बनिए, तो उन्होंने लुई 16वां का गिलोटिन, ऐसा भयानक उन्होंने मौत को देखा था कि वो राजा बनने से ही इनकार कर गए। उनके जो बेटे लुई 18वां, उनसे कहा गया कि आप राजा बन जाइए, तो उन्होंने लुई 16वां, उनके जो है क्या है, अब लुई 16वां और लुई 18वां में जब हम लोग रिलेशन देखेंगे तो लुई 16वां जो है दादा है किनके? लुई 18वां के। तो दादा की मृत्यु हो सकता है कि किस हाल में हुआ है वो नहीं देखा हो, इसीलिए लुई 18वां जो है फ्रांस के राजगद्दी पर बैठ गए हैं और जनता जैसी चाह रही है वैसी शासन लुई 18वां चला रहे हैं। तो जनता को भी लगा कि ये राजा तो हम ही लोग के जैसा है, ठीक ही है, इस राजा से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जब लुई 18वां भी चले गए, तब हुआ कि अब जो है फ्रांस की राजगद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो यही आप देखिएगा, जब आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि बुर्बो वंश से ही चार्ल्स दसम यानी चार्ल्स 10वां को जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया। तो जिस प्रकार का राजा था ना लुई 18वां, वैसा राजा नहीं है चार्ल्स 10। वह कह रहा है कि लुई 18वां को शासन करने आता है, ये तो गाय के तरह जो है बन करके शासन कर रहे हैं। राजा का मतलब होता है चार्ल्स 10वां, लुई 18वां के बाद जो राजा बना है फ्रांस का, जिसका नाम है चार्ल्स 10वां, वो कह रहा है कि राजा का मतलब होता है शेर, शेर की तरह रहे, लोग उनसे डरे। और इसी रणनीति के साथ जो है चार्ल्स 10वां जो है शासन कर रहा है। जनता तो संतुष्ट है नहीं। उसके बाद जो है चार्ल्स 10वां भी भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि फिर 1830 में जब जुलाई की क्रांति हुई तो फ्रांसी गद्दी को छोड़ करके चार्ल्स 10वां और उसने अपने पोलिग्नेक को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, वो दोनों व्यक्ति भाग गए। जुलाई 1830 की क्रांति हुई
अब इसके बाद हुआ कि भाई किसको, अब देखिएगा तो चार्ल्स 10वां बुर्बो वंश से ही था। जब 1830 में ये भाग गए, लंदन चले गए फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके, तो फ्रांस में बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई। और इसी के बाद हुआ कि अब किसको राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो 1830 के बाद जो है फ्रांस की राजगद्दी पर आर्लिहेंस वंश के एक व्यक्ति जिनका नाम था मेटरनिक, उनको जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया है। और मेटरनिक ने ही गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, और गीजो ने ऐसा शासन लाया 1830 से लेकर के 1848 तक, उन्होंने अमीरों के लिए अमीरों द्वारा शासन को ला दिया था। जनता उससे भी असंतुष्ट है। अब यही 1848 की बात है कि 22 फरवरी 1848 ये जनता जो है पेरिस में भोज का आयोजन कर रही है। जनता अपने पैसों से ही चंदा वसूल करके भोज का आयोजन की है। अब इस तरीके से 1848 में भी क्रांति हुआ है, और उसमें भी मैं ये देखिएगा तो लुई फिलिप और जो आर्लियंस वंश के थे लुई फिलिप अपने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, किसको, गीजो को। ये दोनों भी 1848 की क्रांति के बाद कहाँ चले गए हैं, तो लंदन चले गए। अब उसके बाद हुआ कि भाई बहुत सारे वंश के राजा को रख करके हमने देख लिया, किसी ने जो है फ्रांस को आगे तक नहीं ले गया। अब हुआ कि नहीं, अब जो है राजतंत्र, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हम लोग वोट के द्वारा जो है शासक को चुनेंगे। उसी में जो है नेपोलियन तृतीय को, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट है, 1815 में चले गए हैं नेपोलियन बोनापार्ट, 1848 में नेपोलियन तृतीय को जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया है। गणतंत्र है, असेंबली है, लोगों ने वोट दे करके नेपोलियन तृतीय को जो है राजा चुना है, और वही जो है फ्रांस की शासन को चला रहे हैं 1848 में। ये फ्रांस की कहानी है। अब इस तरीके से अब जब गणतंत्र है तो फ्रांस में कोई दिक्कत हो सकता है, ठीक, लगभग ठीक ही शासन चल रहा है। लेकिन एक हम बात करेंगे 1848 में ही, 1815 में फर्म में था ऑस्ट्रिया के चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक। 1848 में ऑस्ट्रिया में जनता ने देखा कि ये मेटरनिक भी वैसा ही शासन किया है, हम लोगों के लिए किया क्या है। तो 1848 में भी ऑस्ट्रिया में जो है जनता ने सड़कों पर उतरा, और मेटरनिक को मजबूरन जो है उसको भी गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा। ये सवाल है कि सभी लोग इंग्लैंड ही क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल है, क्योंकि इंग्लैंड का राजा जो है हस्तक्षेप की नीति के साथ जो है वहां पर शासन कर रहा है। यानी राजा जो है बहुत ही सीधा साधा है इंग्लैंड का, वह किसी को जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। डेट मीन्स अहस्तक्षेप की है। सभी लोगों को इंग्लैंड में जो है सुरक्षा मिल रहा है, इसीलिए सभी जो भी राजा है जो भी गद्दी छोड़ रहे हैं इंग्लैंड चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर सुरक्षा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जब वहां पर सेक्शन आएगा तो। अभी इतना आप मान करके चलिए। अब ये सवाल है कि फ्रांस में लगभग जो है ठीक ठाक चल रहा है। अब यही बात हम करेंगे, इटली की बात करेंगे। जो इटली एक देश था, उसको अलग अलग देश के राजा ने, अलग अलग देश के शासक ने इस प्रकार से इटली को नोचा था कि इटली का एकीकरण होना ये तय हो गया। ऐसा क्यों माना गया कि इटली का एकीकरण होगा? इटली का एकीकरण यानी इटली जो अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग राज्यों में जो है बटा हुआ है, इटली का जो पहले एक राजा, अब उसको सभी अलग अलग देश के राजा जो है नोच करके अपना शासन कर रहे हैं। एक ही इटली में न जाने 7-8 राजा हैं, वो जो है अपना शासन कर रहे हैं। तो फिर इटली जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसका एकीकरण होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इटली का मेन राजा चार्ल्स अल्बर्ट थे। तो सिंपल सा बात है कि जब इटली के राजा चार्ल्स एल्बर्ट हैं तो पूरा इटली उनका होना चाहिए, लेकिन उनका पूरा इटली नहीं है, उनका पूरा इटली नहीं है। अब यही आपको ध्यान देना है। तो इटली का एकीकरण आज के क्लास में आप सभी लोग जो है विस्तार से चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे, तो वहां पर जो है चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो,
तो वहां से एक दो प्रश्न ये इटली के एकीकरण से रहना तय है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इटली का जो है नक्शा कैसे है। ये क्या है? इटली है। ठीक है, ये इटली है। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि देखिए इटली का जो राजा था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। कि कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है? सार्डिनिया। इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा तो ये पिडमाउंट। ठीक है, ये क्या है? पिडमाउंट। ये है सार्डिनिया। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है नीस, और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सेवाय। यहाँ का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं लोम्बार्डी का मैदान है। ये देखिएगा तो ये वेनेशिया है। यहाँ से ये देखिएगा तो परमा है, मोडेना है, टस्करी है। ठीक है, और ये जो एरिया है यहाँ पर पोप रह रहे हैं। ये टोटल नेपल्स है, और ये देखिएगा तो सिसिली है। इतना तो आप लोग समझ गए। अब आज हम लोग बहुत ही मजेदार बात करेंगे कि जो इटली का राजा जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, उसको सिर्फ इतना ही क्षेत्र मिला हुआ है। अभी आपको हम बताएंगे कौन सा है, तो याद रखिएगा पिडमाउंट। पिडमाउंट, पिडमाउंट है। ठीक है, पिडमाउंट, ये है आपको पिडमाउंट। ये है सार्डिनिया। सार्डिनिया। उसके बाद ये है नीस, ये है सेवाएं, छोटे छोटे द्वीप हैं। ये नीस है, ये सेवाएं है, याद रखिएगा। ये क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये आपको है, अभी आपको बताएं, लोम्बार्डी। क्या है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था लोम्बार्डी। ठीक है, इसी में लिख देते हैं लोम्बार्डी, हो जाएगा। लोम्बार्डी। ठीक है, ये है आपको वेनेशिया। वेनेशिया। ये है आपको परमा। ये है मोडेना। मोडेना। ठीक है, ये है टस्करी। ये है टस्करी, और यहाँ पर रहते हैं पोप। ये पूरा एरिया में पोप। ये है नेपल्स। नेपल्स, और ये है सिसिली। सिसिली। ठीक है, इतना आप लोग देख रहे हैं। ये है पिडमाउंट, ये है सार्डिनिया, ये है लोम्बार्डी, बगल में है वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्करी। ये है पोप, नेपल्स। यहाँ पर पोप रहते हैं, जो ईसाई धर्म के विश्व गुरु होते थे, उनके हेड जो होते थे, जिन्हें पोप कहा जाता था, वे यहीं पर हैं। तो ये उनका क्षेत्र है, ये पोप का क्षेत्र है। और नीचे देखिएगा तो नेपल्स। तो ठीक है, नेपल्स यानी नीचे, न से नीचे, न से नेपल्स। तो नेपुल कहाँ लगाइएगा? सीसी में ना लगाइएगा, तो नेपल्स सिसिली। ठीक है, नेपुल से नेपल्स और सीसी से सिसिली। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो इटली का राजा था, उसका तो भाई पूरा इटली बनता है ना, जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। तो उसको सिर्फ ये दोनों मिला हुआ है, पिडमाउंट, सार्डिनिया, और छोटे छोटे दो द्वीप, जिसका नाम है, इसका नाम है नीस, और इसका नाम है सेवाय। बस इतना ही मिला हुआ है। अब ये राजा है, कह रहे हैं हमारा तो पूरा है। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये अकेले चाह करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोम्बार्डी और वेनेशिया बगल में ऑस्ट्रिया लिया हुआ है। ये देखिएगा तो ऑस्ट्रिया अपने ही वंश के 3 युवराज को, एक परमा दिया है, एक मोडेना, एक को परमा दिया है, एक को मोडेना दिया है, एक को टस्करी दिया है। और यहाँ पर देखिएगा तो पोप है, और नीचे जो है बुर्बो वंश जो है, ये नेपल्स लिए हैं और सिसिली लिए हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो यहाँ पर इटली का क्या हो गया है? विखंडन हो गया है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है,
इटली भाई किसी और का है और लिया कोई और है। जब पीडमाउंट और सार्डिनिया के राजा एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट जो है इटली का एकीकरण करना चाह रहे हैं, तो चाह करके भी नहीं कर पा रहे। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर चार्ल्स एल्बर्ट तो इन्होंने प्रयास किया 1848 तक जो है, एक व्यक्ति का हम नाम बता रहे हैं, मेजिनी। अब चूंकि मेजिनी का जन्म यहां पर नहीं है, मेजिनी का जन्म है स्विट्जरलैंड, लेकिन उन्होंने यह माना है कि नहीं, इटली का ये इसके साथ ठीक नहीं है, इटली का एकीकरण होकर के एक देश इटली होना चाहिए। तो यही मेजनी जो है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन्होंने अब डायरेक्ट यहाँ पर ये चाहे हैं, मेजनी चाहे हैं कि हम जो है इटली का एकीकरण करेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि शुरू में तो मेजनी कह रहे हैं कि हम इटली का एकीकरण करेंगे, लेकिन लास्ट तक वो इटली का एकीकरण नहीं कर पाए हैं। प्रयास तो किए हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं। अब कैसे, आगे हम आपको बताते हैं। चार्ल्स एल्बर्ट जो है, यह राजा है, ये चाहते हैं कि राजतंत्र रहे, और एक व्यक्ति मेजनी, वो चाहते हैं इटली का एकीकरण हो। कौन? मेजनी चाहते हैं कि नहीं, इटली का एकीकरण होना चाहिए। चार्ल्स एल्बर्ट भी चाह रहे हैं कि एकीकरण, इटली का एकीकरण करके हम एक राजा बन जाए, और मेजनी भी चाह रहे हैं कि इटली का एकीकरण हो और उसमें हम अपना योगदान करें। लेकिन दिक्कत का बात यह है, ये राजतंत्र का बात कर रहे हैं। चार्ल्स एल्बर्ट जो है राजतंत्र का बात कर रहे हैं, और मेजनी जो है गणतंत्र की बात कर रहे हैं। राजा का बेटा ही राजा चार्ल्स एल्बर्ट, मेजनी नहीं, वोट के द्वारा राजा का चुनाव। तो ये राजतंत्र के समर्थक हैं और ये लोग गणतंत्र के, ठीक है, यहीं पर दिक्कत है। तो मेजनी तो चाह रहे हैं इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण करना मेजनी तो चाह रहे हैं, लेकिन राजा से ही इनका नहीं बन रहा है। यानी राजा, ये दोनों चारों क्षेत्र का राजा कौन है? चार्ल्स एल्बर्ट है। तो जैसे मेजनी बात करते हैं कि नहीं, इटली का एकीकरण हो, साथ ही साथ गणतंत्र हो, तो अब ये राजा खोज रहे हैं कि गणतंत्र वाला कौन है, गणतंत्र वाला कौन है। अब राजा इनको खोज रहे हैं कि जरा हम देखें कौन चाहता है हमारे रहते हुए गणतंत्र लाना, वोट के द्वारा राजा कौन बनाना चाहता है। ये चार्ल्स एल्बर्ट इनको खोज रहे हैं, और ये चाह तो रहे हैं इटली का एकीकरण करना, लेकिन राजा इनको इधर आने नहीं दे रहे हैं, कि चार्ल्स एल्बर्ट इधर नहीं आने दे रहा है। तो इन्होंने गुप्त दल नाम था, जिसका नाम था कार्बोनरी, एक गुप्त दल है, उसी का यह सदस्य है मेजनी, और उसी कार्बोनरी गुप्त दल का जो है सहायता से ये बार बार जो है इटली का एकीकरण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजा इनको खोज करके भगा दे रहा है, मारना चाह रहा है। तो इसी डर से ये भाग गए हैं। तो इन्होंने सोचा है कि लगता है कि इटली का एकीकरण नहीं हो पाएगा। आपको मालूम है कि 1830 में एक जुलाई क्रांति हुई थी। 1830 में 25 जुलाई 1830 को जो है जुलाई क्रांति हुई थी 1830 में। तो उससे मेजनी को हिम्मत बढ़ा कि वह फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई और वहां पर जनता का जीत हुआ, हो सकता है कि इटली का एकीकरण हो जाए यदि हम चाहें तो इनको फिर जोश आया है। तो 1831 में फिर ये आए हैं, और 1831 में इन्होंने यंग इटली का जो है स्थापना किया है। इन्होंने 1833 में भी यंग यूरोप का जो है स्थापना किया है। ये सब क्या है? गुप्त दल है, गुप्त पार्टी है, समझ रहे हैं। तो फिर 1831 में मेजनी ने प्रयोग किया, ये प्रयास किया है, फिर असफल। 1833 में भी इन्होंने प्रयास किया है, 1831 में इन्होंने यंग इटली का गठन किया, 1833 में यंग यूरोप का गठन किया, ये इस बार भी ये फेल है।
फिर एक और क्रांति होता है, आपको याद होगा। अब ये आप ये सोच रहे हैं ना कि हम क्रांति का नाम क्यों ले रहे हैं। 1830 की क्रांति फ्रांस में हुआ, फिर हम नाम लिए कि नहीं मेजनी को हिम्मत मिल गया कि नहीं चलते हैं इस बार चढ़ाई करेंगे इटली का एकीकरण के लिए। तो क्रांति हुआ फ्रांस में, पावर मिल रहा है, ये हिम्मत आ रहा है मेजनी को। फिर 1848 में फ्रांस में ही क्रांति हुआ है और पावर हिम्मत किसको मिल रहा है, मेजनी को। तो 1848 में फ्रांस में क्रांति हुआ, 22 फरवरी आपको बताया, और उसमें जो है फ्रांस के राजगद्दी को छोड़ करके लुई फिलिप और गीजो जो है इंग्लैंड भाग गए हैं। फिर मेजनी को पावर लगा है, हिम्मत आया है कि नहीं इस बार चलते हैं चढ़ाई करेंगे, इटली का एकीकरण करेंगे। फिर आते हैं 1848 में मेजनी, लेकिन फिर प्रयास तो करते हैं, फिर असफलता मिलती है। तो ये चाह करके भी, अब 1848 के बाद ये चले गए हैं, उसके बाद नहीं आए हैं, ये चाह करके भी इटली का एकीकरण नहीं कर पाए। कौन, मेजनी। मेजनी ये आदर्शवादी व्यक्ति ज्यादा थे, आइडियल ज्यादा थे, व्यवहारिक कम थे। आदर्शवादी का मतलब ये है ना कि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत से पीछे नहीं आ सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, बस वह प्रैक्टिकल नहीं किया है, व्यवहारिक नहीं किया है, सब आदर्शवादी गुण है। आदर्शवादी, तो आदर्शवादी लोग बहुत कम सफल होते हैं। जैसे आदर्शवादी का मतलब हम ये बताते हैं कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा कोई क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है उस पर जो है कुछ लोग जो है आपके क्षेत्र को जो है अपने अधिकार में किए हुए हैं। अब आप सोचिएगा ना कौन हमारे क्षेत्र को लिया है, चलते हैं उसको बताते हैं। आपका मानते हैं कोई बंगला ही है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है अपना वर्चस्व दिखा रहा है कि नहीं ये हमारा है, और रियल में है वो आपका। तो आप ऐसे कहिएगा ना इस बार तो हम बताते हैं कि कौन हमारा जमीन लिया है, और इस जोश से आप जाते हैं और जाकर के भीड़ जाते हैं। तो आप जाइएगा लेकिन उधर से टंगा करके आइएगा, उधर से मार खा के आइएगा। आप सोचिए, व्यवहारिक रहते तो आप ऐसा सोचते कि नहीं कोई बड़ा पार्टी है, कोई बड़ा ताकतवर आदमी है, हम उसके साथ में जाएंगे और उसके साथ में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि चलो देखो हमारा ये क्षेत्र है, उसको भाई तुम मेरा क्षेत्र दिलवा दो, तुमको हम उसमें से कुछ दे देंगे, तो हो सकता है कि वह क्षेत्र आपको मिल जाए। लेकिन ये आप सोचिएगा कि नहीं 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 हम आदर्शवादी हैं, एकदम जाएंगे लेकर के ही आएंगे, तो हो सकता है कि आप पोजीशन को नहीं समझ रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है, फिर चल दिए तो आप तो जाइएगा लेकिन हार जाइएगा। तो आदर्शवादी लोगों की जीत थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। तो व्यवहारिक आदमी बनिए, व्यवहारिक यानी व्यवहार कीजिए कि नहीं इस बार अभी जो है वहां पर जाना ठीक रहेगा, कब जाएं, किस तरीके से जाएं, किस तैयारी के साथ जाएं। तो ये व्यवहारवादी हो गए कि आपने व्यवहार किया कि कैसे वहां पर जाना चाहिए, बिना सोचे समझे जोश जुनून में जा रहे हैं, एकदम हम आदर्शवादी हैं, तो समझिए आप उधर से हार करके आएंगे। तो अब यही ये जा रहे हैं 1848 में गए हैं इटली का एकीकरण करने, फिर इनको असफलता मिली है और उसके बाद जो है ये हमेशा के लिए इटली के बारे में सोचना ही छोड़ दिए हैं। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1848 में ये चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो गई। चार्ल्स एल्बर्ट की जब मृत्यु हो गई है तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब चार्ल्स एल्बर्ट का देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट का ये क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र है चार्ल्स एल्बर्ट का, कौन कौन सा क्षेत्र है, तो पीडमाउंट और सार्डिनिया यही ना है, और ये छोटा छोटा है, तो पीडमाउंट, सार्डिनिया, नीस, सेवाय, ये किसका है, एल्बर्ट का है। तो यदि कोई चार्ल्स एल्बर्ट के बाद कोई राजा बनेगा तो वह कौन सा, उसका क्षेत्र कौन सा होगा, यही ना चार होगा, पीडमाउंट होगा, सार्डिनिया होगा, नीस होगा, सेवाय होगा, यही होगा। तो इसके बाद आप नाम याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल यह जो है अब यहाँ का हेड बनते हैं चार्ल्स एल्बर्ट के बाद। तो ये सोच रहे हैं कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विश्वासी हो, जो अच्छे तरीके से शासन कर लेता हो, जिसमें
जनता के प्रति व्यवहार करने, मतलब जनता हमसे कैसे संतुष्ट रहेगी, इसके लिए वो बहुत ही अच्छा सोच समझ हो विक्टर इमैनुअल खोज रहा है। विक्टर इमैनुअल खोज रहा है और जो मिल जाएगा उसको विक्टर इमैनुअल जो है प्रधानमंत्री बना देगा। क्या बना देगा? प्रधानमंत्री। अब देखिए, आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल तो खोज रहे हैं। 1848 में जो है, 1848 में ये पिडमाउंट का, सार्डिनिया का, ठीक है, ये देखिएगा तो नीस सेवाए, इसका क्या बन गया है? इसका क्या बन गया है? तो याद रखिएगा, राजा बन गए हैं और ये खोज रहे हैं विक्टर इमैनुअल। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देखिए, मेजनी 1848 में तो चले गए हैं और उसके बाद ही कौन चले गए हैं? चार्ल्स एल्बर्ट भी चले गए हैं। एक बात आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कार्बोनरी संगठन का निम्नलिखित में से जो है कौन उसका सदस्य थे, तो वहां पर आपको क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा क्या? मेजनी। कौन? मेजनी। क्वेश्चन ये भी आएगा कि 1833 में, कब? 1833 में यंग यूरोप नामक संगठन का जो है गठन किसने किया? तो किसने किया? मेजनी ने ही किया। 1831 में यंग इटली और 1833 में 2 साल के बाद यंग यूरोप। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। 1848 में आपको मालूम है कि 1848 में ही मेटरनिक का भी पतन हो गया है। 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिक था ऑस्ट्रिया में, बगल में इधर, ठीक है। 1848 में वो भी चला गया है। जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जो इटली था, जो फ्रांस है, तो 1830 में ही फ्रांस से भी बुर्बो वंश का शासन खत्म हो गया है। यानी फ्रांस से 1830 में ही फ्रांस से बुर्बो वंश भी समाप्त हो गया है। और यहाँ पर जो नेपल्स और सिसिली पर जिनका कब्जा है वो कौन है? बुर्बो वंश है। तो याद रखिएगा, ये फ्रांस वाले बुर्बो वंश नहीं, वो तो पहले आ गए थे, वही चल रहे हैं, ये आप इतना ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये समझें कि विक्टर इमैनुअल जो है चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया, पिडमाउंट, ठीक है, सार्डिनिया, नीस सेवाए, इसके क्या है? शासक है। इसके क्या है? शासक है। अब ये खोज रहे हैं कि भाई हमको एक ऐसा शासक चाहिए, एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो लोगों को जो है संतुष्ट कर पाए, एक अच्छा शासन कर पाए, जिससे जो है जनता उससे खुश हो, जनता उससे खुश हो। ये कौन खोज रहा है? विक्टर इमैनुअल। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस लायक एक व्यक्ति जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल। क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल जो है, देखिए विक्टर इमैनुअल जो है, चलिए फेस दिख रहा है ना, एक बार जो है आप लोग बता दीजिएगा, साउंड क्लियर है ना? चलिए साउंड क्लियर है, देख लेते हैं एक बार। चलिए ओके ओके। तो विक्टर इमैनुअल जो है, यह एक व्यक्ति को खोज रहा है जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, काउंट काबूर। इसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। काउंट काबूर को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो अब तो शासन कौन चला रहा है? राजा है विक्टर इमैनुअल और प्रधानमंत्री काउंट काबूर। कौन है? काउंट काबूर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1852 में विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। अब ये जब प्रधानमंत्री बन गया है,
तो समस्या तो इस बात की है कि आज इटली का एकीकरण कैसे किया जाए, इटली का एकीकरण ये मेन समस्या है। तो इटली के एकीकरण के लिए ही, इटली के एकीकरण के लिए ही, ठीक है, चलिए, इटली के एकीकरण के लिए ही काउंट काबूर भी सोच रहा है। ये 1852 में जो है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बना है और इसको जो है विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री बनाया है। तो देखिए, लोम्बार्डी और वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्करी, पोप, नेपल्स, सिसिली, पिडमाउंट, सार्डिनिया, नीस, सेवाय, ये किसके अंडर में है? ये चारों, तो याद रखिएगा ये किसके अंडर में है? याद रखिएगा काउंट काबूर के अंडर में है, दैट मीन्स विक्टर इमैनुअल के। तो चाहे हम विक्टर इमैनुअल कहें या काउंट काबूर कहें, विक्टर इमैनुअल राजा है और काउंट काबूर उसका प्रधानमंत्री है। तो ये चारों इनके क्षेत्र में, इनके हाथ में है, इनके कब्जे में है। लेकिन भाई सवाल था कि लोम्बार्डी को हम कैसे ले? लोम्बार्डी पर ये सभी क्षेत्र ये रियल में इटली का ही है, लेकिन दूसरे देश कब्जा किए हुए हैं, तो भाई उसे लेना पड़ेगा ना। और इसी के लिए, क्षेत्र को अपनाने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए विक्टर इमैनुअल खोज रहा था ऐसा व्यक्ति, और उस योग्य मिल गया है काउंट काबूर। काउंट काबूर ने देखा कि किस व्यक्ति का हाथ पकड़े जो पावर वाला हो। तो उस समय आपको याद है, फ्रांस जो है सबसे शक्तिशाली देश है, और फ्रांस का राजा कौन बन गया है? फ्रांस का राजा कौन बन गया है? तो नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। अभी आपको पीछे बताएं। तो भाई ये बार बार लेटर लिख रहे हैं फ्रांस के राजा को, नेपोलियन तृतीय को। अब इतना हाई फाई आदमी, बताइए इसका बात कहाँ सुनने जाएगा? ये छोटा सा क्षेत्र है। तो ये काउंट काबूर मौका ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा मौका मिले जिस पर जो है हम फ्रांस के राजा का जो है समर्थन दे। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 1853-54 में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध। 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ है, और उसमें फ्रांस और रूस जो है भिड़ गए। फ्रांस और रूस जो है लड़ रहे हैं 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में। लगभग सभी लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि इस युद्ध में फ्रांस जीतेगा। अब देखिए लड़ाई तो चल रही है, बगैर फ्रांस के मांगे, बगैर फ्रांस के कहे बगैर जो है काउंट काबूर जो है फ्रांस को सेना भेज दिए, और इनको लेटर लिख करके भेजे कि यदि आपको और जरूरत पड़ेगा तो हम आपको और सेना देंगे, और आपका हेल्प करेंगे, और आपका मदद करेंगे। आप भले ही आप हमको नहीं जानते हो, लेकिन हम आपके मित्र हैं, हम आपको जानते हैं। बाद में हम लोग और बात करेंगे, पहले आपको जितना सेना चाहिए उतना हम आपका मदद करेंगे। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि फ्रांस जो है इसके सपोर्ट से, काउंट काबूर के सपोर्ट से, काउंट काबूर जब सेना भेज रहा है फ्रांस में अपना सेना, किसे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। तो फ्रांस जीत गया है। अब जब फ्रांस जीत गया है तो काउंट काबूर को कह रहा है कि ठीक है, तुमको भी यदि कभी जरूरत पड़े, हेल्प की, मदद की जरूरत पड़े तो तुम हमसे कहो, तुम हमसे कहोगे, हम तुम्हारा भी मदद करेंगे। अब इतना फ्रांस के लिए, फ्रांस का काउंट काबूर के लिए इतना कहना था, फिर काउंट काबूर रेडी हो गया। अब बार बार जो है यहाँ से पिडमाउंट से लोम्बार्डी में काउंट काबूर बार बार जो है गोलीबारी कर रहा है, बार बार वहां के का पिडमाउंट में, ठीक है, पिडमाउंट के बगल में ही लोम्बार्डी, बार बार लोम्बार्डी के लोगों को परेशान कर, इधर गोली बारूद मार रहा है। अब डरे ऑस्ट्रिया नहीं बोल रहा है, डरे ऑस्ट्रिया नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये जान रहा है काउंट काबूर का कनेक्शन कहाँ से है? फ्रांस से है। और उस समय फ्रांस सबसे शक्तिशाली देश है, जिसका शासक का नाम क्या है? नेपोलियन तृतीय। लेकिन भाई ये लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कौन कब्जा किया हुआ था? तो याद रखिएगा बगल में ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ था। अब आप ही सोचिए ना, ये बार बार गोलीबारी कर रहा है, मार रहा है, कुछ बार बार जो है
जबरदस्ती मार कर रहा है कौन? काउंट काबूर। तो ऑस्ट्रिया इसलिए इससे नहीं लड़ रहा है, काउंट काबूर से ऑस्ट्रिया इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि जान रहा है कि काउंट काबूर का कनेक्शन किससे है? फ्रांस से है। किसका हाथ पकड़ा है? फ्रांस का। और फ्रांस सबसे शक्तिशाली। लेकिन भाई ये कब तक चुप रहा था? 1859 में आखिर इसने इसका मुकाबला किया। किसका? काउंट काबूर का। काउंट काबूर का जब मुकाबला किया तो काउंट काबूर बोला कि अब आपका जरूरत है। तो जैसे ही फ्रांस से अपना हेल्प मांगा तो फ्रांस ने पिडमाउंट में अपना सेना भेज दिया और पिडमाउंट के द्वारा ही लोम्बार्डी में अपना सेना भेज करके काउंट काबूर ने पूरा जो है लोम्बार्डी को अपने कब्जे में कर लिया। तो ऑस्ट्रिया पहुंचा किसके पास? फ्रांस के पास। बोला ए महाराज, आपसे हमको कोई दुश्मनी थोड़े था, कि तो काउंट काबूर के कारण हम लोग आपस में क्यों लड़ेंगे? ये काउंट काबूर के कारण आप हमको मार रहे हैं अपना सेना भेज करके। लोम्बार्डी पर हमारा अधिकार है, आप अपना सेना भेज दिए काउंट काबूर के कहने पर। हम में और आप में कोई दुश्मनी थोड़े था, इसके कारण हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग को मिल करके रहना चाहिए। फ्रांस को भी लगा कि ठीक है, दोस्ती तो सभी के साथ रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फ्रांस ने, नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूर को भी बुलाया और ऑस्ट्रिया को भी बुलाया और बुला करके बोला ठीक है, जाने दो, एक लोम्बार्डी तुम ले लो लेकिन वेनेसिया छोड़ दो। काउंट काबूर को कहा कि तुम किसको ले लो, कोई बात नहीं, लोम्बार्डी को ले लो और वेनेसिया को छोड़ दो। ऑस्ट्रिया को भी कहा कि ठीक है, तुमको वेनेसिया मिल ही रहा है, तुम लोम्बार्डी का चिंता मत करो। तब जाकर के बात ठंडा हुआ। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से सार्डिनिया किसका था? बताइए, सार्डिनिया किसका था? काउंट काबूर का था। पिडमाउंट भी किसका था? काउंट काबूर का। लेकिन एक क्षेत्र जीता जिसका नाम है लोम्बार्डी। अब लोम्बार्डी जो है काउंट काबूर का हो गया। ये निस्स सेवाएं तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, निस्स सेवाएं तो ये पहले से ही काउंट काबूर का था। अब हुआ, काउंट काबूर कह रहा है देखिए महाराज, ये ऑस्ट्रिया किससे कह रहा है? फ्रांस से कह रहा है कि इसका फिर कैसे होगा? काउंट काबूर ने किससे कहा? फ्रांस से कहा कि अब इसका कैसे होगा, इसका परमा मोडेना तस्करी का। क्योंकि ये ऑस्ट्रिया ने अपने ही वंश के, ठीक है, अपने ही वंश के अलग अलग युवराज को जो है दे दिया है। किसी को परमा दे दिया है, किसी को मोडेना दे दिया है, किसी को तस्करी दे दिया है। क्या करे, इसको हथिया ले? फ्रांस से पूछ रहा है कौन? नेपोलियन तृतीय से पूछ रहा है कौन? काउंट काबूर। तो नेपोलियन तृतीय कह रहा है कि ठीक है, वहां पर देख लो जनता की क्या राय है, जनता की सहमति से देखो, अगर जनता वहां की रेडी है तो तुम अपने अंडर में कर लो। तो अब एक बात बताइए, जनता क्या रेडी नहीं होगी? ये इटली का ही भाग है और इस पर दूसरे देश कब्जा किया हुआ है, तो क्या जनता रेडी नहीं होगी? जनता रेडी हो गई। जैसे ही जनता रेडी हो गई, जनमत संग्रह हो गया, जनता से पूछा गया कि तुम लोग चाहते हो ना कि इटली का एकीकरण हो? जनता ने कहा हाँ हम चाहते हैं। तब जो है काउंट काबूर भीड़ करके इन तीनों को लपेट लिया। सोचिए सोचिए, ये तीनों को जो है लपेट लिया। अब तो यहां पर देखिएगा, तो लगभग अब आधा इटली का एकीकरण हो चुका है। अब सवाल था, बुर्बो वंश का शासन था नेपल्स में, सिसिली में। किसका? बुर्बो वंश का। तो एक बहुत ही नाम है जिसका नाम है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी यह पेशे से क्या थे? एक नाविक थे, नाव चलाने वाले व्यक्ति थे। अब आपको लग रहा है कि नाव चलाने वाला व्यक्ति, इसको क्या जरूरी लग रहा है, इसको क्या जरूरी लग रहा है, यह इटली का एकीकरण करना चाह रहा है। अब सुनिए ध्यान से, गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? नीस में। तो गैरीबाल्डी का जब जन्म हुआ था नीस में, तो इसको इस बात से तकलीफ था कि नीस तो हमारा क्या है? जन्म स्थान है, और यह किसी दूसरे देश को दिया जा रहा था फ्रांस को बचाने के लिए। तो गैरीबाल्डी ने कहा कि हमारा अपना देश ये बचाने के कारण इसको दिया गया, तब तो हम ही परदेशी हो गए, अपने ही देश में हम परदेशी हो गए। अब इसका जो है जोश जागा, और ये बहुत इनर्जेटिक आदमी था। इसने तय किया कि नहीं,
हम भी जो है इटली के एकीकरण में योगदान देंगे। और इसने तय किया 1000 लोगों को जो है 1000 लोगों को जो है इकट्ठा करके 1000 लोगों का जो है एक सेना बनाया और सभी को जो है लाल कुर्ता दिया, लाल शर्ट दिया, इसीलिए इसका पार्टी का नाम पड़ गया, इसका सेना का नाम पड़ गया लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती किसकी है? गरिबाल्डी की है। और इसने यह साउथ अफ्रीका में था, दक्षिण अफ्रीका में था, लेकिन इटली का एकीकरण करने के लिए चल दिया। काउंट काबूर इसी को खोज रहा था कि ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था हमें। उसने कहा ठीक है तुम करो। विक्टर इमैनुअल से बात हुआ, गरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल का बस ओके बोलना था। ये गरिबाल्डी अपना 1000 का सेना लेकर के पहुंच गया और इधर बुर्बो वंश को मारने लगा ना। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बुर्बो वंश के थाना पर, बुर्बो वंश करने का मतलब कहाँ? सिसिली और नेपल्स ने वहां के थाना पर जो है एकदम धावा बोल दिया और वहां से बोले कि नहीं नहीं थाना वाले आपको हम नहीं मारेंगे, बस तुम अपना हथियार छोड़ करके निकल जाओ। और इनका हथियार ले करके गरिबाल्डी बोलते कि अब यह हमारा जगह हो गया, तुम लोग अब यहाँ से जाओ। और इस तरीके से पूरे जोश जुनून के साथ 1000 लाल कुर्ती का सेना लेकर के गरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को जो है जीत करके विक्टर इमैनुअल के सामने ला करके हाजिर किया। तो विक्टर इमैनुअल कह रहा है वाह शाबाश, अरे तुमने बिना ज्यादा मारपीट किए ही, बिना ज्यादा खून खराबा किया ही कि दोनों को लपेट दिया और वहां से बुर्बो वंश को भगा दिया। ये तुम्हारी बहादुरी है। आओ चलो, तुम दोनों जीते हो ना, तो तुमको यहाँ का हम प्रधानमंत्री बना देंगे। क्योंकि उत्तर में विक्टर इमैनुअल बोला कि ऊपर में तो काउंट काबूर प्रधानमंत्री है, चलो इस क्षेत्र का हम तुम्हें क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। तो गरिबाल्डी कहा कि देखिए हमारा लगाव इस बात से है क्योंकि हमारा जन्म स्थान निस है, यह हमारा जन्म स्थान की बात है। हम अपनी जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं? हम कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए। यह 1861 की बात है क्योंकि 1859-60 में जो है ये क्रीमी 1859-60 में हम आपको बताएं क्या, तो याद रखिएगा यहाँ पर 1853-54 में फ्रांस और रूस में क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। तो इसके एवज में आप देखिएगा 1859-60 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जब लड़ाई हुआ ना तो 1859 में ये ऑस्ट्रिया से नहीं रहा गया, तो यह जो है आखिर इससे लड़ाई किया किससे? काउंट काबूर से, और काउंट काबूर ने लोमार्डी को अपने में मिला लिया। तो 1861 में आया कौन? 1860 में इसको सबको लपेट दिया कौन? काउंट काबूर। तो 1801 साल के बाद जो है 1861 में कौन आया? गरिबाल्डी आया। और उसको जो गरिबाल्डी ने क्या किया, सिसिली और नेपल्स को जीत करके विक्टर इमैनुअल के सामने हाजिर किया। तो विक्टर इमैनुअल ने कहा कि हम तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं, इधर का ऊपर में तो काउंट काबूर है, नीचे का तुमको बना देते हैं। तो इसने कहा कि महाराज हम कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए, बल्कि इटली का एकीकरण में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। हम ये इसको आप धरिए, हम फिर चल रहे हैं नाव चलाने। सोचिए कितना बड़ा त्याग किया कि कहा कि यदि हम नीचे का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर इटली का एकीकरण कहाँ हो रहा है? ऊपर देखिएगा, ऊपर में काउंट काबूर प्रधानमंत्री है, नीचे में गरिबाल्डी। हम यदि प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो ये इटली का एकीकरण कहाँ हो जाएगा? इस सब को आप ही लोग संभालिए, हम चल रहे हैं नाव चलाने। और इतना बड़ा त्याग करके फिर ये चला गया नाव चलाने। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फिर आया है 1861 में और आकर के बोला है कि पोप वाले, अब इसके पास भाई हजारों का सेना है, इसने कहा कि अब तो लगभग सब जो है सबको हम लोग क्या कर लिए हैं, इटली में मिला ही लिए हैं, बस 2 गो बच गया है पोप। तो पहले पोप को निपटा देते हैं, बाद में हम वेनेशिया को देखेंगे। जब गरिबाल्डी ने पोप के जगह को छीनने के लिए जब अपना काम शुरू किया, लड़ाई शुरू किया, तो गरिबाल्डी को समझा रहा है विक्टर इमैनुअल, खबरदार तुम इधर रुक जाओ, इधर मिस्टेक से भी तुम इनको परेशान मत करना, क्योंकि पोप की सुरक्षा में फ्रांस ने अपना सेना लगाया था। पूरा जो है जिम्मेदारी थी पोप को सुरक्षा देना, फ्रांस की पूरी जिम्मेदारी थी। तो विक्टर इमैनुअल समझा रहा है
इनको तुम गलती से भी परेशान मत करना, क्योंकि सोचो इसके सुरक्षा में फ्रांस है, कुछ भी होगा, यदि तुम इसको मारोगे, इनको मारोगे, यहाँ से हटाओगे, तो समझो तुम डायरेक्ट किससे लड़ रहे हो, फ्रांस से लड़ रहे हो, और फ्रांस सबसे शक्तिशाली है, तो इसीलिए रुक जाओ। तो गैरिबाल्डी को विक्टर इमैनुअल ने रोक दिया है। फिर ये चला गया है वापस कहाँ, नाव चलाने, नाविक है तो नाव चलाने चला गया है। लेकिन देखते देखते आपको आश्चर्य होगा कि एक लड़ाई होता है, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, जर्मनी। तो 1866 में इन दोनों जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, 1866 में। तो ऑस्ट्रिया ने ही वेनेशिया में अपना सेना लगाया था, वेनेशिया की देखरेख करने के लिए, क्योंकि यह वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया कब्जा किया था, तो अपना सेना वेनेशिया में लगाया था। जब 1866 में लड़ाई हो रहा है जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया आपस में लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रिया को लगा कि जा हम तो हार जाएंगे, तो वेनेशिया से उसने फौरन अपना सेना ऑस्ट्रिया में बुला लिया। अब जैसे ही उसने वेनेशिया से अपना सेना ऑस्ट्रिया में बुला लिया, तो अब क्या हुआ कि इसको धार करके विक्टर इमैनुअल ने 1866 में इसको अपने में लपेट लिया। 1866 में वेनेशिया भी अब इटली के एकीकरण में शामिल हो गया। बस बच गया था पोप वाले क्षेत्र। अब यही आप जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई होगा। 1871 में फ्रांस और जर्मनी और ऑस्ट्रिया से लड़ाई हुआ 1866 में, तो वेनेशिया से अपना सेना बुला लिया ऑस्ट्रिया, वेनेशिया खाली हो गया, तुरंत विक्टर इमैनुअल उसको लपेट करके अपने में मिला लिए, क्योंकि वेनेशिया में जब ऑस्ट्रिया का सेना ही नहीं है तो उसको तो जीतना आसान है कि नहीं। उसी तरीके से फिर जर्मनी भीड़ जा रहा है किससे, फ्रांस से। 1871 में जब फ्रांस भीड़ जा रहा है, जब जर्मनी भीड़ जा रहा है किससे, फ्रांस से, तो जर्मनी और फ्रांस जब लड़ रहे थे तो जर्मनी भारी पड़ रहा है फ्रांस के ऊपर, तो फ्रांस को लगा जा हम तो हार जाएंगे, तो इसने अपना सेना कहाँ लगाया था, पोप के सुरक्षा में। बोले ये महाराज जल्दी भेजिए, हम तो हार ही जाएंगे। तो इसीलिए पोप में जितना अपना सेना रखा था, फ्रांस तुरंत जो है उनको अपने देश फ्रांस बचाव के लिए बुला लिया। अब यहाँ से फ्रांस की सेना नहीं है, और जब फ्रांस का सेना नहीं है तो विक्टर इमैनुअल इसको भी लपेट दिए। बोले वाह, जो हम सोच रहे थे वही हो गया। और ये नहीं कि मान लीजिए पोप को, ये नहीं कि पोप को मारे ओरे, ऐसा ना है। बोले कि ठीक है आप लोग धर्म गुरु हैं, आपको हम सुरक्षा देंगे। जब इसको जब इसको जो है एकीकरण कर रहा था ना विक्टर इमैनुअल, तो ये डर के मारे, जैसे ही यहाँ से फ्रांस ने अपना सेना बुलाया, ये लोग डर के मारे एक छोटा सा किला था, उसी किला में घुस करके सेफ हो गए कि ना नहीं तो हो सकता है विक्टर इमैनुअल काउंट का हम लोग को नहीं छोड़ेगा। तो ये लोग अपने बचाव के लिए एक छोटा सा किला था जिसका नाम था, याद रखिएगा, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी में सभी पोप चले गए, और विक्टर इमैनुअल ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे, आप लोग उसी किला में रहिए, आपको जो है हम एक अलग देश घोषित कर देंगे। और एक अलग देश घोषित हो गया, तो सारे पोप जो है इसी वेटिकन सिटी में आ गए। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, इसमें सिर्फ पोपे हैं, धर्मगुरु ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, विश्व का उस देश का नाम बताइए जहां पर एक भी महिला नहीं है। तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी। जब यहाँ पर धर्मगुरु है तो महिला कैसे हो सकती है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का उस देश का नाम बताइए जहां पर शादी ब्याह नहीं होता है। तो जब यहाँ पर महिला नहीं है तो शादी कैसे होगा, शादी पुरुष पुरुष में थोड़े होगा। तो याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर वेटिकन सिटी ही होगा। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण हो गया। अब जो है सब यहाँ पर देखिएगा, पीडमाउंट, सार्डिनिया है कि नहीं, नीस, सेवाए, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्करी, पोप,
उसके बाद नेपाल, सिसिली, ये सब जो है इटली का हो गया। इस तरीके से इटली का एकीकरण हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको इस क्लास से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो देखिए एग्जाम बिल्कुल ही करीब आ रहा है, आप इस क्लास को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो इटली के एकीकरण को समझने में उनको लगता है कि वाह इटली का एकीकरण हम कैसे समझेंगे। और आज आपके इस छोटे से क्लास में के माध्यम से आप लोग समझ पाए हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको 1866 हम आपको फिर आगे चर्चा करेंगे। जर्मनी जब वहां पर पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। जर्मनी भी तो आपने चाह रहा है ना, देखिए इसमें आप पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण, फिर आप आगे पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो जिस तरीके से रोल निभाया है ना काउंट काबूर जर्मनी के इटली के एकीकरण में, वैसे ही रोल निभाएगा बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में। तो जर्मनी अपना एकीकरण करने के लिए लड़ रहा है 1866 में, यही है सेडेवा का युद्ध। और 1871 में 1866 में ऑस्ट्रिया से लड़ा कौन, जर्मनी। ठीक है, तो ये है सेडेवा का युद्ध। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1871 में कौन लड़ा है, 1870 में, सॉरी यहाँ पर 1870 होगा। ठीक है, 1870 में जर्मनी लड़ा है फ्रांस से, तो ये सेडोन का युद्ध हो जाएगा। और यही मौका देख करके विक्टर इमैनुअल जो है लपेट दिया है। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण पूरा हो गया है। तो इस क्लास को उन सभी लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको इस क्लास से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको लगता है कि इटली का एकीकरण कैसे हो पाएगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है। इस क्लास के माध्यम से थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, फिर तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है देखिए यहाँ पर हम जो है सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाएंगे, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। लेकिन ये डेली शाम को 7 बजे से ही क्लास चलते हैं, तो कभी 10th क्लास लाते हैं कभी 12th क्लास लाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।